नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल एकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी तक जो हम तैयारी करा रहे थे ऑफलाइन माध्यम से आपको तैयारी करा रहे थे, लेकिन जो आपका यूपी पैट जो आगामी आने वाली आपकी परीक्षा है, तो इसके लिए हम और अच्छा कंटेंट देने के लिए तो कुछ हमने तैयार किया है कि जो आपकी योजना तैयार की है तो ऑनलाइन माध्यम से भी आपको कुछ आपका प्रोवाइड करा सकें। तो इसके लिए हम कुछ आपका टॉपिक लेकर के आए हैं और उसी का एक आपका टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटना। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटना के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना है, इसमें पिछली बार भी जो आपका पैट का एग्ज़ाम हुआ है, पिछली बार भी इसमें से आपके 2 क्वेश्चन लगे थे। तो जो आपका अब पैट का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसमें भी संभावना है कि इसमें से ज़रूर आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटना। तो इसमें हम कवर करेंगे जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आपकी घटना है, तो उसके बारे में आप देखेंगे ज़रा। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटना, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है ये वर्ष 1784 में की गई। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है तो एक व्यक्ति हैं आप विलियम जोन्स। तो आप पढ़ते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई? विलियम जोन्स। तो आपको इसमें वर्ष भी याद रखना है कि किस वर्ष की गई, 1784, और किस व्यक्ति ने की है? विलियम जोन्स। तो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में आता है प्रथम दिल्ली दरबार। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन। तो प्रथम दिल्ली दरबार ये आपका 1877 में लगाया गया। और 1877 में इस समय जो आपके गवर्नर जनरल थे ये थे लॉर्ड लिटन। तो कभी कभी ये भी पूछ ले जाता है कि 1877 में किसके शासनकाल में आपका प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसी के साथ हमने जो दिल्ली दरबार हैं वो आपको एक साथ लगा दिए क्रम से। तो इसमें द्वितीय दिल्ली दरबार की अगर बात करें तो द्वितीय दिल्ली दरबार आपका वर्ष 1903 में आपका ही लगाया गया। और 1903 में अगर आप शासनकाल की बात करें तो इस समय जो भारत के वायसराय थे ये थे लॉर्ड कर्जन। इनके समय में आपका द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। उसके बाद बात आती है तृतीय दिल्ली दरबार। तृतीय दिल्ली दरबार की अगर बात करें, तृतीय दिल्ली दरबार आपका ये 1911 में आयोजित किया गया दिल्ली में। और जो ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी थी मैरी, इन दोनों के स्वागत के लिए, जॉर्ज पंचम और मैरी, इन दोनों के स्वागत के लिए 1911 में इसका आयोजन किया गया। इस समय अगर बात करें कि वायसराय कौन थे, तो इस समय वायसराय थे आपके लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड। लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड, तो इनके समय में किया गया। और इसमें 2 महत्वपूर्ण घटना जो थी आपकी, जैसे एक तो आप पढ़ते हैं जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। तो क्वेश्चन आता है कि बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा। तो बंगाल विभाजन को जो रद्द करने की घोषणा है तो ये आपकी 1911 में की गई। इसी एक ये आपका अहम सूचना थी इस समय की कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया इसी में दूसरा एक कार्य हुआ कि जो भारत की राजधानी थी ये कोलकाता से हटाकर और दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कर दी गई। तो राजधानी बनाने की जो घोषणा है वो 1911 में की गई, लेकिन दिल्ली जो राजधानी है वो 1912 में बनी थी। उसके बाद इसी में जो आगे की घटना है तो वो पढ़ते हैं आप वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की अगर बात करें तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये आपका 1878 में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में। तो 1878 की अगर बात करें, 1878, तो 1878 में ये आपका लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ये आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारत आया। और इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया जो कार्य आपका, तो इसमें जो भारतीय भाषाओं में छपने वाले सभी समाचार पत्र थे, भारतीय भाषाओं में छपने वाले सभी समाचार पत्र और पत्रिका, तो इन पर रोक लगा दी गई। ये इसमें आपका महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। फिर एक पत्रिका थी, क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी पत्रिका थी जिसका रातों रात प्रकाशन इसमें चेंज कर दिया गया। तो एक पत्रिका हम पढ़ते हैं अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन रातों रात चेंज कर दिया। और अमृत बाजार पत्रिका के बारे में पढ़ते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका के लेखक कौन है? शिशिर कुमार घोष। कौन है लेखक आपका? शिशिर कुमार घोष। और ऐसे भी आ जाता है आपका एग्जाम में कि अमृत बाजार पत्रिका के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे इसके राइटर आपके शिशिर कुमार घोष, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं
अमृत सीसी में लेते हैं तो सीसी से बन जाएगा आपका शिशिर कुमार घोष। फिर आगे देखते हैं जो आगे आपका वर्गीकरण है, उसमें जो आपकी नेक्स्ट घटना है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। फिर उसके बाद है जी आपका भारतीय शस्त्र अधिनियम। भारतीय शस्त्र अधिनियम भारतीय शस्त्र अधिनियम, ठीक है, भारतीय शस्त्र अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं। 1878 भारतीय शस्त्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम की अगर बात करें तो भारतीय शस्त्र अधिनियम ये 1878 में आया, और 1878 के माध्यम से इसमें क्या किया गया, जो बिना लाइसेंस हथियार रखते थे, यानी आप कह सकते हैं कि अवैध रूप से जो हथियार रखने वाले लोग थे, ठीक है, तो बिना लाइसेंस हथियार रखने वाले लोगों को इसमें रोक लगा दी गई कि अब अगर आप जो हथियार रखेंगे तो उसके लिए लाइसेंस आपका अनिवार्य होगा। तो ये भारतीय शस्त्र अधिनियम, इसमें आपका व्याख्या की गई। ये भी आपका लाल लिटन के समय में ही भारत में आया था। फिर आगे इसी क्रम में हम पढ़ते हैं, जैसे घटना का आपका क्रम है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना। कई बार आपने पढ़ा होगा कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बारे में, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी की स्थापना, तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना आप पढ़ते हैं, अगर इसमें समय बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई। आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे एओ ह्यूम। पढ़ा होगा आपने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्होंने इसकी स्थापना की। इसी समय दो क्वेश्चन आपके फैक्ट में जोड़ दिए जाते हैं। जैसा अगर पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय कि भारत के वायसराय कौन थे, तो इस समय अगर वायसराय की बात करें, वायसराय थे आपके लॉर्ड डफरिन, इनके शासनकाल में की गई। लेकिन अगर पूछा जाए कि मुंबई के गवर्नर कौन थे, ठीक है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मुंबई के गवर्नर कौन थे, तो मुंबई के गवर्नर की अगर बात करें तो मुंबई के गवर्नर थे लॉर्ड रे। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगर भारत का वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड डफरिन है, और आपसे पूछा जाए कि मुंबई का गवर्नर कौन था, लॉर्ड रे। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी, एओ ह्यूम, ये आपका हो गया। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई, 28 दिसंबर 1885। तो इसका वर्गीकरण है स्थापना के बारे में। फिर आप आगे पढ़ते हैं कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर प्रथम अधिवेशन की बात करें तो प्रथम अधिवेशन 1885 में ही आपका पुणे में आयोजित होना था पहले, लेकिन बाद में फिर पुणे से स्थानांतरित करके ये मुंबई में किया गया। और मुंबई में एक स्कूल आपका सेंट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, तो वहाँ पे आपका ये सम्मेलन किया गया। और इसकी जो अध्यक्षता है, प्रथम अध्यक्ष बने इसके WC बैनर्जी। और पहले वाले अधिवेशन में आपका टोटल 72 लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया था। तो ये कांग्रेस पार्टी की स्थापना से संबंधित, और इसमें किसने स्थापना की, कौन गवर्नर था, कौन वायसराय था, ये उससे संबंधित आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसी क्रम में कि आगे कौन सी घटना है इसी क्रम में, ये घटना हमें देखनी है, ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं घटना के बारे में। घटना आप देखें जी, अब है आपका क्वेश्चन बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक है। बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन से जो संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे जरा। बंगाल विभाजन की बात करें, जैसे आप देखेंगे इस तरीके से मैप है, तो ये आपका पूरा बड़ा प्रांत था उस समय बंगाल, जब ब्रिटिश लोगों का यहाँ पे अधिकार था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा, तो इसमें हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को आपका बांटने के लिए बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की अगर घोषणा की बात करें तो बंगाल विभाजन में दो क्वेश्चन आपके अलग हैं। एक तो आता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा, अगर आपसे घोषणा के बारे में पूछा जाए तो घोषणा हुई थी आपकी 19 जुलाई 1905। लेकिन अगर पूछा जाए कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ है, प्रभावी आपका हुआ था 16 अक्टूबर 1905। फिर फैक्ट वाले क्वेश्चन क्या आते हैं इसमें, फैक्ट वाले क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा के समय आपसे पूछा जाएगा कि भारत का वायसराय कौन था। अगर भारत के वायसराय की बात करें तो इस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की।
और अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन की घोषणा के समय, ठीक है, बंगाल का गवर्नर कौन था, अगर बंगाल का विशेषतर गवर्नर पूछ रहा है तो गवर्नर में आप याद रखेंगे इसका गवर्नर था लॉर्ड रिजले। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगर भारत का वायसराय पूछ रहा है तो वायसराय में आप याद रखेंगे जी, वायसराय था आपका लॉर्ड कर्जन। और अगर आपसे पूछ रहा है कि गवर्नर कौन था तो गवर्नर था लॉर्ड रिजले। आपसे पूछा जाए घोषणा कब की गई, 19 जुलाई 1905। आपसे पूछा जाए जी प्रभावी कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905। तो उसके बाद में ये दो भागों में आपका डिवाइड कर दिया गया। बंगाल विभाजन करने के बाद में दो भागों में आपका डिवाइडेशन हो गया बंगाल विभाजन का। तो इसमें दो आपके प्रांत बट गए, एक आपका बन गया पूर्वी बंगाल और एक आपका बन गया पश्चिमी बंगाल। एक बन गया क्या आपका पूर्वी बंगाल और एक बन गया आपका पश्चिम बंगाल, ये वाला जो क्षेत्र है। तो इसमें दो क्षेत्र हो गए, एक हो गया आपका पूर्वी बंगाल और एक ये वाला जो क्षेत्र है ये बन गया आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये दो क्षेत्र बन गए। अगर इस वाले क्षेत्र की आप बात करें तो ये पूर्वी बंगाल रहा 1905 से और 1947 तक। लेकिन जब भारत देश आज़ाद हुआ तो ये जो पूर्वी बंगाल है, पूर्वी बंगाल को, क्योंकि इधर ये पश्चिमी पाकिस्तान आपका बन गया, इधर वाला जो क्षेत्र है पूर्वी बंगाल को फिर नाम दिया गया पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। तो 1905 से और 1947 तक तो रहा था पूर्वी बंगाल। और आपसे पूछा जाए 1947 से और 1971 तक इसका नाम रहा है जी पूर्वी पाकिस्तान। उसके बाद में आप पढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी के सहयोग से उसके बाद में यहीं के एक आपके व्यक्ति थे बंगाल के, पूर्वी बंगाल के, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने प्रयास किया, आंदोलन किया और उसके बाद में आपने पढ़ा होगा 26 मार्च 1971, 26 मार्च 1971। तो इस दिन आपका जो पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान को एक नया प्रांत का दर्जा दे दिया गया और इस प्रांत का जो नाम है वो रखा गया आपका बांग्लादेश। इसलिए कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बांग्लादेश जो अपना स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाता है, 26 मार्च को, ठीक है, क्योंकि 26 मार्च 1971 को ये बांग्लादेश अपना एक नए देश के रूप में स्थापित हुआ। बांग्लादेश से संबंधित और भी आपके जो फैक्ट हैं वो भी आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। जैसे आपसे पूछा जाए बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश, बांग्लादेश एक तो आता है कि बांग्लादेश का विजय दिवस कब होता है, विजय दिवस। और एक पूछा जाता है जी बांग्लादेश का आपका शोक दिवस, बांग्लादेश का शोक दिवस, ठीक है। विजय दिवस की अगर बात करें तो जो आपका 1971 का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, ठीक है, तो उसमें 16 दिसंबर 1971 को आपका भारत ने इसमें विजय प्राप्त की और बांग्लादेशी जो थे वो भारत की तरफ से इसमें आपका प्रतिभाग कर रहे थे। तो उसके बाद में ये तिथि आपको याद रखनी है, जो 16 दिसंबर वाली डेट है इसको हम विजय दिवस के रूप में बनाते हैं। और शोक दिवस अगर पूछा जाए तो इसका जो शोक दिवस है वो आपका 15 अगस्त को बनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त वाले दिन जो इसके पिता माने जाते हैं बांग्लादेश के पिता माने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। तो यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी और इसी कारण आप मानते हैं कि जो बांग्लादेश का आपका राष्ट्रीय शोक दिवस है ये कब बनाया जाता है, आपका 15 अगस्त। तो ये बांग्लादेश से संबंधित या जो आपका बंगाल विभाजन है उससे जुड़े हुए आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर आप आगे जो आपकी नेक्स्ट घटना है उसके बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट घटना कौन सी है आपकी। नेक्स्ट घटना है जी स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करें, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन आप पढ़ रहे हैं, इसमें जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की जो आपकी शुरुआत है ये आपकी इसी के जो आपका बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है। तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। उसके बाद में जो आपसे पूछा जाता है कि जो बंगाल विभाजन है, ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो आपको ध्यान रखना है बंगाल विभाजन के विरोध में ये आपका स्वदेशी आंदोलन चलाया। और स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करें कि स्वदेशी आंदोलन चलाया किसने था,
तो स्वदेशी आंदोलन आप पढ़ते हैं बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को ये रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था। तो एक बार देख लेते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन आप पढ़ते हैं जी। तो कई बार तो ये पूछा है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला है, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन आपका 7 अगस्त 1905 को ये आपके भारत के प्रमुख क्रांतिकारी, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका शुरू किया था। और शुरू भी कहाँ से किया गया, शुरू किया था आपका टाउन हॉल से, ठीक है, टाउन हॉल। और टाउन हॉल की अगर बात करें, टाउन हॉल जो पड़ता है ये आपका कोलकाता में पड़ता है, यहाँ से आपका शुरू किया है। स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख क्या रखा गया, स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य तो ये था कि जो अपने देश में बनी हुई वस्तुएं उनका प्रयोग करना है। जो विदेश से आपकी वस्तुएं आती थी जिन्हें हम आयात करते थे उस समय, तो उनको आपको त्याग देना है कि उनका प्रयोग नहीं करना है। तो स्वदेशी आंदोलन आपका काफ़ी सिद्ध हुआ। और इसी समय एक आपका गीत था वंदे मातरम, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, तो आपको याद रखना है कौन से आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन। ये स्वदेशी आंदोलन से संबंधित आपके फैक्ट हो गए। उसके बाद में इसी क्रम में जो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित आगे जो घटनाक्रम हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आपका घटनाक्रम में है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना, तो मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना दो व्यक्ति थे, एक था आगा खां और एक आपका सलीमुल्लाह खां, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, तो मुस्लिम लीग की स्थापना में आप पढ़ेंगे जी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ये आपकी एक व्यक्ति था आगा खां और एक व्यक्ति था आपका सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां, इन दो व्यक्तियों के द्वारा की गई। और इसकी अगर स्थापना की आप बात करेंगे तो इसकी स्थापना आपका जो ढाका पड़ता है, ढाका, ठीक है, ढाका किसकी कैपिटल है, बांग्लादेश। तो यहाँ पे इन दोनों व्यक्तियों ने इसकी स्थापना की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग का जो हेड क्वार्टर है यानी कि मुख्यालय, मुख्यालय किसको बनाया गया, तो इस मुख्यालय आप याद रखेंगे मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया था आपका लखनऊ। मुस्लिम लीग का एक बड़ा महत्वपूर्ण आपका अधिवेशन है, अधिवेशन का नाम है आपका 1940 लाहौर अधिवेशन। 1940 लाहौर अधिवेशन। तो 1940 अगर लाहौर अधिवेशन की बात करें हम, तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में क्वेश्चन आता है जो आपका पाकिस्तान है, ठीक है, तो पाकिस्तान की जो आपकी मांग है, पाकिस्तान की मांग, तो पाकिस्तान की मांग की अगर बात करें तो पाकिस्तान की मांग की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। जबकि अगर पूछा जाए जो पाकिस्तान शब्द है, तो पाकिस्तान शब्द ये आपका एक व्यक्ति हैं चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगर आपसे पूछे पाकिस्तान की मांग, तो पाकिस्तान की मांग के लिए बताएंगे मोहम्मद अली जिन्ना 1940 लाहौर अधिवेशन के दौरान। लेकिन जो आपका पाकिस्तान जो शब्द है ये चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया। जब आप गोलमेज सम्मेलन पढ़ते हैं तो गोलमेज सम्मेलन के दौरान चौधरी रहमत अली के माध्यम से ही आपका पाकिस्तान शब्द दिया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी घटनाक्रम में। अब आगे घटनाक्रम आपका अनुशीलन समिति की स्थापना, अनुशीलन समिति की स्थापना, अनुशीलन समिति में पढ़ेंगे। तो अनुशीलन समिति की जो स्थापना है ये आपकी 1907 में की गई और 1907 में कोलकाता में इस समिति की स्थापना की गई, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता। कोलकाता में एक आपके व्यक्ति थे भूपेंद्र नाथ दत्त और दूसरा व्यक्ति है वरिंदर कुमार घोष। दूसरा व्यक्ति कौन है जी, वरिंदर कुमार घोष। तो इन व्यक्तियों के द्वारा इस अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। कई बार क्वेश्चन भी आपका पूछा है कि खून के बदले खून ये किस समिति का प्रमुख उद्देश्य था, तो इसे थोड़ा सा आप याद रखेंगे। खून के बदले खून ये अनुशीलन समिति का प्रमुख उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब इसी क्रम में आगे घटना आपके अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस ये आपका 1908 इसका वर्ष है कि 1908 में आपका हुआ।
और अलीपुर की अगर बात करें तो ये आपका पश्चिम बंगाल जो राज्य है वहाँ पे घटित हुआ अलीपुर षड्यंत्र केस। इसमें बहुत सारे आपके क्रांतिकारी व्यक्ति थे, तो उनको अवैध रूप से वो हथियार जमा कर रहे थे, तो अवैध रूप से हथियार जमा करने के मामले में उनको आपका गिरफ्तार कर लिया गया और इसी घटना को हम जानते हैं कि अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जानी जाती है। आगे इसी क्रम में नेक्स्ट है आपका नासिक षड्यंत्र केस। तो नासिक षड्यंत्र केस ये 1909 में घटित हुआ और 1909 में घटित होने के दौरान एक व्यक्ति थे आपके अनंत लक्ष्मण कहारे। अनंत लक्ष्मण कहारे। तो अनंत लक्ष्मण कहारे ने क्या किया? अनंत लक्ष्मण कहारे ने जो नासिक के मजिस्ट्रेट थे जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी और इसी घटना को हम बोलते हैं नासिक षड्यंत्र केस। अब इसी से आगे की जो घटना है उसे देखते हैं जरा। तृतीय दिल्ली दरबार ये आपको 1911 में आयोजित हुआ। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, पहले मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो आपकी घटना है वो क्रम से लगी हुई है, इसलिए फिर दोबारा से आपको ये देखने के लिए मिला है। तृतीय दिल्ली दरबार हो गया। बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा ये आपके 1911 में की गई, क्योंकि जब तृतीय दिल्ली दरबार आयोजित हुआ तो इसी समय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने दो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं, तो एक तो आपका बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा 1911 में कर दी और दूसरा है भारत की राजधानी जो थी ये कोलकाता से हटा करके जो नई राजधानी है वो दिल्ली को बनाया गया। दिल्ली में जैसे और फैक्ट की अगर बात करें, दिल्ली से और भी फैक्ट आपके आ जाते हैं, तो और फैक्ट के बारे में दिल्ली से संबंधित देख लेंगे जरा। दिल्ली से और संबंधित फैक्ट, ठीक है। तो दिल्ली से इसमें अगर आपको याद रखना है, राजधानी बना दी आपका 1911 में, तो घोषणा की है। बनी कब है जी? 1912 में राजधानी बनी है। और आपसे पूछा जाए कि दिल्ली से जो राजधानी है नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली किस वर्ष बनाई गई? तो नई दिल्ली बनी थी आपकी 1931 में। इसे भी थोड़ा सा आप फोकस करके याद रखेंगे। अगर आप संविधान में जाएंगे तो संविधान से एक क्वेश्चन बड़ा आता है आपका कि 69वां जो संविधान संशोधन है, 69वां, ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका एनसीआर, दिल्ली को एनसीआर का जो दर्जा है वो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 69वां संविधान संशोधन 1991। तो ये फैक्ट है दिल्ली से संबंधित, इनको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं जो आपकी नेक्स्ट घटना है। नेक्स्ट घटना आपका भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1912 में, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना के लिए वर्ष कौन सा? 1913। तो गदर पार्टी की स्थापना ये आपकी 1913 में की गई है और 1913 में ये आपकी की गई थी सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पे की गई है जी? सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर? आपका यूएसए। इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? संस्थापक, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा एक आपका इसका कोड सा याद करने के लिए, गदर करने वालों के दिल में दया नहीं होती, तो दया से बन जाएगा दयाल, यानी पूरा नाम बन जाएगा लाला हरदयाल। ये इसको याद रखेंगे इससे अटैच करके। ये हो गया आपका गदर पार्टी का। उसके बाद है जी आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपका कामागाटा मारू प्रकरण। और कामागाटा मारू प्रकरण जो है ये किस वर्ष है? ये है आपका 1914। कामागाटा मारू प्रकरण किस वर्ष? आपका 1914। तो कामागाटा मारू प्रकरण की अगर बात करें, कामागाटा मारू एक आपका जापानी जहाज़ था और एक पंजाब के व्यक्ति थे गुरुदत्त सिंह ने इसको किराए पर लिया था और किराए पर लेकर के यहाँ पे बहुत सारे आपके भारतीय लोग थे, उनको लेकर के कनाडा पहुँचे। लेकिन कनाडा की जो सरकार थी उन्होंने वहाँ पर इस जहाज़ को आपका रोक दिया गया और रोकने के बाद में फिर ये जहाज़ लौट करके वापस भारत में आया। और भारत में आने के बाद में कोलकाता जब ये पहुंचा तो कोलकाता में जो आपके ब्रिटिश सैनिक थे उनके बीच और जो भारतीय लोग इसमें सवार थे उनके बीच झड़प हुई और इसी घटना को हम बोलते हैं कामागाटा मारू प्रकरण 1914। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। अब क्वेश्चन है गांधी जी का भारत आगमन। तो वर्ष तो आपने पढ़ लिया है, गांधी जी का जो भारत आगमन है इसके लिए वर्ष क्या है? 1915। तो गांधी जी का जो भारत आगमन है ये 9 जनवरी 1915 इसकी एग्जैक्ट डेट है, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि प्रत्येक वर्ष विश्व प्रवासी दिवस, यानी प्रवासी जो दिवस है आपका, प्रवासी दिवस गांधी जी के भारत आगमन के समय ये 9 जनवरी को मनाया जाता। पहले इसको हम आयोजित नहीं करते थे, लेकिन वर्ष 2003 से
अटल बिहारी वाजपेयी जब आपके प्रधानमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दिवस की आपकी शुरुआत की है। तो 2003 से हम इसे बना रहे हैं, क्योंकि गांधी जी का आपका जो प्रवास है तो आपने पढ़ा होगा 1893 से और 1915 तक जो आपका ये प्रवास है ये दक्षिण अफ्रीका में रहे थे गांधी जी। तो उसके बाद में जब स्थायी रूप से भारत में आए तो स्थायी रूप से 9 जनवरी 1915 को भारत आए। इसी कारण प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस आपका 9 जनवरी को बनाते हैं गांधी जी के भारत आगमन के समय पे। आगे जो आपकी घटना है, घटना नेक्स्ट आपकी होम रूल लीग। नेक्स्ट घटना कौन सी है जी? होम रूल लीग। तो होम रूल लीग के बारे में आप देखेंगे, होम रूल लीग क्या है। होम रूल लीग, होम रूल लीग का अगर वर्ष पूछे 1916, लेकिन संस्थापक अगर पूछे कि संस्थापक कौन है तो बाल गंगाधर तिलक, और एक इसमें महिला का योगदान है। महिला कौन है आपकी? एनी बेसेंट। इन दोनों को आपको याद रखना है। होम रूल लीग के संस्थापक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, और दूसरी संस्थापक कौन है? एनी बेसेंट। किस वर्ष स्थापित किया गया? 1916। आगे इसी में आप बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917। अब साबरमती आश्रम में से कुछ क्वेश्चन है अलग से, जैसे साबरमती आश्रम आप पढ़ रहे हैं, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम की स्थापना, तो साबरमती आश्रम की स्थापना मूल रूप से तो ये 1915 में की गई थी। 1915 में पहले स्थापित हुआ था कोचराब क्षेत्र में। कोचराब क्षेत्र, कोचराब क्षेत्र ये आपका अहमदाबाद शहर में पड़ता है। लेकिन इसके 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, ठीक है, कितने वर्ष बाद आपका? 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद यानी कि 1917 में इस आश्रम को कोचराब क्षेत्र से हटाया और साबरमती नदी के किनारे इसे स्थापित कर दिया। साबरमती नदी के किनारे स्थापित कर दिया, और इसी कारण 1917 में इसका नया नाम क्या पड़ा आपका? साबरमती आश्रम। तो मूल रूप से पूछे तो 1915, लेकिन वास्तव में स्थापना किस वर्ष हुई है? 1917। साबरमती में से एक और फैक्ट आपका क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम में गांधी जी का जो निवास स्थान है उसे आप किस नाम से जानते थे? तो उस निवास स्थान का नाम था हृदय कुंज। ये अच्छा क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम में गांधी जी का निवास स्थान किस नाम से जाना जाता था, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इस स्थान का नाम क्या था आपका? हृदय कुंज। आगे इसी क्रम में जो आपकी घटना है चंपारण आंदोलन, ठीक है, चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। चंपारण आंदोलन से संबंधित जो आपके फैक्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। चंपारण आंदोलन, तो चंपारण आंदोलन आपका वर्ष क्या? 1917। देख लेते हैं चंपारण। तो जो चंपारण है, चंपारण बेसिकली आपका बिहार में पड़ता है। और चंपारण आंदोलन क्यों किया गया है इसके संबंध में थोड़ा सा जानेंगे। चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन आपका, चंपारण एक स्थान है बिहार में, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चंपारण बिहार में एक अंग्रेज व्यक्तियों के द्वारा निश्चित कर दिया गया कि 3/20 भूभाग जो है इस पर आपका नील की खेती करना अनिवार्य है। नील की खेती, नील की खेती करना अनिवार्य है, तो ये निश्चित कर दिया गया। उसके बाद में इसी का जो भारतीय किसान थे, क्योंकि उनको ज़्यादा लाभ हो नहीं रहा था, तो इसी का विरोध करने लगे। और फिर बाद में एक व्यक्ति थे यहीं के, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल ने, क्योंकि गांधी जी का भारत आगमन हो चुका था, तो राजकुमार शुक्ल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले और गांधी जी से विनती की कि आप आएँ और जो आपने वहाँ पे आंदोलन किए हैं दक्षिण अफ्रीका में, आपके आंदोलन सफल रहे, तो आप यहाँ पे चंपारण में आएँ और चंपारण के जो किसान हैं उनको इस से मुक्ति दिलाएं। अगर आपका प्रयास जारी रहेगा तो इसमें आपका जो भारतीय लोग हैं, भारतीय जो किसान हैं, उनको इससे छुटकारा मिल सकता है। उसके बाद में जो चंपारण में आंदोलन करने के लिए गांधी जी गए 1917 में, 1917 में गए। इसी में 1917 का जो ये आंदोलन है, ठीक है, इसमें गांधी जी ने, क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग, ठीक है, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किस आंदोलन में किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार चंपारण आंदोलन में किया, सत्याग्रह, ठीक है। लेकिन इससे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में भी किया था, दक्षिण अफ्रीका। लेकिन अगर भारत में पूछ रहा है तो भारत में चंपारण आंदोलन बताना आपको, और सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले बार गांधी जी ने इसी आंदोलन में किया। इसी आंदोलन से संबंधित एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी को
महात्मा की उपाधि, कौन सी उपाधि है? महात्मा। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि इसी आंदोलन के दौरान, जो भारत के प्रमुख लेखक भी हैं, नेता भी हैं, व्यक्ति हैं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो आप ध्यान रखेंगे चंपारण आंदोलन के दौरान दी गई है। किस व्यक्ति ने दी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी है। तो ये चंपारण आंदोलन से संबंधित है। एक आपका फैक्ट और है इससे संबंधित, क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन 1917 से भारत के कौन से राष्ट्रपति जुड़े हुए थे? तो चंपारण आंदोलन आपका वास्तव में बिहार में किया गया, और बिहार के आप पढ़ते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के साथ इसमें अहम भूमिका निभाई। तो इसको भी आप फैक्ट याद रखेंगे कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वो ऐसे राष्ट्रपति हैं जो आपके चंपारण आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका चंपारण आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट आपका है, ठीक है, उसे देखेंगे जरा। नेक्स्ट आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये वर्ष 1918 में किया गया। तो अहमदाबाद में आपकी सूती वस्त्र की मिलें थी। तो इसमें यहाँ पे जो आपके मजदूर लगे हुए थे, तो उनके बोनस को बढ़ाने के लिए आपका ये आंदोलन किया गया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में देखेंगे किस वर्ष किया गया? 1918। इसमें क्या हुआ, जो अहमदाबाद में आपके सूती वस्त्र की मिलें थी, तो उसमें जो आपके मजदूर कार्यरत थे, तो इनके समर्थन में ये गांधी जी ने किया अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और इसमें गांधी जी के समर्थन से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी आता है कि गांधी जी ने भारत में प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया था? भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया? तो प्रथम बार भूख हड़ताल की अगर बात करें तो याद रखना है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और किस वर्ष हुआ आपका? 1918। इसी आंदोलन के दौरान जो मजदूरों का जो बोनस था, मजदूरों का बोनस, तो मजदूरों का जो बोनस था लगभग आपका 35% इसमें आपकी वृद्धि कर दी गई। तो ये इसका संबंधित फैक्ट है कि गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया है? तो याद रखेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। लेकिन अगर पूछे कि भारत में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया है, तो याद रखेंगे चंपारण आंदोलन 1917। आगे बढ़ते हैं जी इसी में। नेक्स्ट आपका खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918। तो खेड़ा सत्याग्रह की बात करें, खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में, खेड़ा एक स्थान पड़ता है गुजरात में। तो यहाँ पे किसानों की जो फसल थी वो बर्बाद हो गई, लेकिन जो आपके ब्रिटिश लोग थे तो वो आपका यहाँ के भारत के जो किसान हैं उनसे लगान वसूल कर रहे थे। तो इसी के विरोध में कि जब फसल बर्बाद हो चुकी है तो लगान कहाँ से आपका दें, तो इसी के विरोध में आपका गांधी जी, ठीक है, गांधी जी ने खेड़ा के जो आपके किसान थे उनके आपका समर्थन में आपका खेड़ा सत्याग्रह किया, और ये भी आपका एक सफल सत्याग्रह रहा। ठीक है, बाद में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने आपका जो लगान थी, ठीक है, लगान में छूट दे दी। तो इसे बोलते हैं खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद आपका पढ़ते हैं जी नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919 में भारत आया, और आपने पढ़ा होगा अक्सर कि रॉलेट एक्ट 1919 को काला कानून भी कहते हैं। ठीक है, काला कानून। तो इसमें व्याख्या की गई रॉलेट एक्ट के माध्यम में कि किसी भी जो कोई भी संदेशपद व्यक्ति है जो किसी ऐसे आपका गतिविधि में शामिल रहता है जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ है, तो इसको आप गिरफ्तार कर सकते हैं बिना वारंट के। तो इसी कारण इसको काला कानून की आपकी संज्ञा दी गई, रॉलेट एक्ट 1919। उसके बाद में आप पढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। तो जो आपका रॉलेट एक्ट है इसी का विरोध करने के लिए लोग जब ये रॉलेट एक्ट पंजाब में पहुंचा, तो पंजाब में पहुंचने के दौरान इसका विरोध करने के लिए आपका एक जलियांवाला बाग है, अमृतसर में पड़ता है। तो यहाँ पे आपके लोगों के माध्यम से भीड़ इकट्ठी हुई, और भीड़ इकट्ठी होने के दौरान उन्होंने यहाँ पे जो रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए योजना बनाई। लेकिन जो इस समय यहाँ का पंजाब का गवर्नर था जनरल डायर ने इसको आपका वैध घोषित कर दिया सुबह ही। ठीक है, लेकिन उसके बाद में लोग नहीं माने, तो जनरल डायर ने उस बाग को चारों तरफ से घेरा
और निर्दोष लोगों पर आपका गोली चलाने का आदेश दे दिया। उसके बाद में इसी घटना को हम जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें अलग अलग आपकी रिपोर्ट निर्धारित की गई। अगर बात करें कि जो कांग्रेस की रिपोर्ट है, कांग्रेस की रिपोर्ट कहती है कि लगभग इसमें 1000 लोग मारे गए, और जो आपकी वहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार है उसकी जो रिपोर्ट कहती है कि यहाँ पे 379 ये लोग यहाँ पे मारे गए। तो इसी घटना को बोलते हैं हम जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। तो ये पूछ लेते हैं कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये कहाँ पे घटित हुआ था। तो शहर का नाम याद रखना है, कहाँ पे घटित हुआ जी, अमृतसर में। कहाँ पे घटित हुआ, अमृतसर। उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 3 बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि किसने त्याग दी। दूसरा है क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर या नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी इससे इस्तीफा दे दिया। जो आपकी कार्यकारिणी परिषद थी वायसराय की, इससे किस इस्तीफा दे दिया। तो ये 3 व्यक्ति हैं अलग अलग, इनके आपको नाम याद रखने हैं तीनों व्यक्तियों के, ठीक है, कि तीनों व्यक्ति कौन कौन थे। केसर हिंद की उपाधि की अगर बात करें तो ये आपका महात्मा गांधी ने त्याग दी थी केसर हिंद की उपाधि। नेक्स्ट उसके बाद सर या नाइटहुड की बात करें तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर या नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की अगर बात करें तो एक व्यक्ति थे शंकर नारायण, शंकर नारायण ने आपका वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा सौंप दिया। तो इससे संबंधित आपके फैक्ट हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। और अगर शासनकाल पूछे तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का शासनकाल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट घटना है जी असहयोग आंदोलन। अब गांधी जी के द्वारा ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रोल एक्ट आया, ठीक है। अब इन्हीं के खिलाफ फिर आपका एक आंदोलन शुरू कर दिया गया और इस आंदोलन को बोलते हैं आप असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू कर दिया गया असहयोग आंदोलन। और इस असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य रखा गया, जो ब्रिटिश सरकार थी तो किसी भी कार्य में जो आपके जो सरकारी कार्य थे उसमें सहयोग नहीं देना है, तो असहयोग नाम इसीलिए इसका पड़ा है। तो असहयोग आंदोलन आपका अगस्त 1920 में शुरू कर दिया गया। असहयोग आंदोलन की अगर बात करें, असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हो गया, लेकिन बाद में हमें वापस लेना पड़ा। बाद में वापस क्यों लेना पड़ा, क्योंकि इसी क्रम में आप आगे देख रहे हैं कि चोरा चोरी कांड, ठीक है। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। चोरा चोरी कांड की अगर बात करें, चोरा चोरी कांड, तो चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी क्या है, चोरा चोरी कांड। तो चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी एक स्थान आपका ये पड़ता है गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर जिला। और गोरखपुर जिला कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे एक स्थान है चोरा चोरी। चोरा चोरी में एक आपका पुलिस थाना था। तो जो असहयोग आंदोलनकारी थे, असहयोग आंदोलनकारी ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही और एक थानेदार की जलकर मृत्यु हो गई। तो इसी घटना को आप बोलते हैं चोरा चोरी कांड। इसी घटना के कारण गांधी जी को इसी के 7 दिन बाद यानी कि 12 फरवरी 1922 को ये असहयोग आंदोलन आपका वापस लेना पड़ा। तो क्वेश्चन आ जाता है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो आपको याद रखेंगे 12 फरवरी 1922 को घटित हुआ, ठीक है, मतलब चोरा चोरी कांड घटित हुआ 5 फरवरी 1922 को। लेकिन इसी घटना के बाद में जो असहयोग आंदोलन है वो कब वापस लिया गया, इसके 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को। तो इसे ध्यान रखेंगे, चोरा चोरी कांड और इससे संबंधित जो आपका फैक्ट है। आगे देखते हैं जो घटना है। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है, आप वर्ष पढ़ रहे हैं 1923 में। 1923 में 2 व्यक्ति थे, एक का नाम है मोतीलाल नेहरू और एक का नाम है जी चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और दूसरे का नाम क्या है, चित्तरंजन दास। तो इनके द्वारा आपकी स्वराज पार्टी स्थापित की गई, ये याद रखेंगे, मोतीलाल नेहरू और कौन है, चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी क्रम में आपका जो नेक्स्ट क्रम आता है काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ है, 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। काकोरी कांड,
काकोरी कांड आपका 9 अगस्त 1925। तो काकोरी कांड है क्या वास्तव में? पहले तो बात करते हैं काकोरी। काकोरी काकोरी जो आपका लखनऊ जिला है, लखनऊ जिला से थोड़ा सा पहले ही एक आपका रेलवे स्टेशन है काकोरी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काकोरी स्थान है कहाँ पर, लखनऊ ज़िले में पड़ता है, और लखनऊ कहाँ पर आपका? यूपी में। तो वहाँ पे एक स्थान है। अब इसमें आपकी सहारनपुर से आपकी एक ट्रेन चली, ठीक है। सहारनपुर से ट्रेन जा रही थी आपकी सरकारी खजाना लेकर के। तो यहाँ पे आपका लखनऊ से ही पहले एक आपका स्टेशन पड़ा है काकोरी। तो यहाँ पे स्टेशन पे जाने के दौरान पहले ही योजना बना के रखे थे बहुत भारत के क्रांतिकारी व्यक्ति, जैसे आप नाम पढ़ते हैं जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहाड़ी, राजेंद्र लाहाड़ी और रोशन सिंह, ठीक है। ये 4 प्रमुख व्यक्ति हैं। तो इन्होंने योजना बनाई, जैसे यहाँ पे ट्रेन आपकी रुकी और रुकने के बाद में इन्होंने यहाँ से सरकारी खजाना लूट लिया, और सरकारी खजाना लूट करके यहाँ से भाग करके चले गए। लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने इन सभी को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद में इन 4 व्यक्तियों को फांसी लगा दी गई। अब इसमें ये भी आ जाता है कभी कभी कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई, या जो अन्य क्रांतिकारी इनको कहाँ पर फांसी दी गई। तो ये तो हो गए क्रांतिकारी व्यक्ति। और आपसे अगर पूछा जाए कि फांसी का स्थान कौन सा है, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल की अगर बात करें, राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई आपका गोरखपुर में। अशफाक उल्ला खां को, तो इनको याद रखेंगे, फैजाबाद में, फैजाबाद में दी गई इनको। राजेंद्र लाहाड़ी को गोंडा में, और रोशन सिंह को आपका इलाहाबाद में। इसे भी आप सम्मिलित करके पढ़ेंगे कि इनको फांसी कहाँ पर दी गई। अगर आपका राम प्रसाद बिस्मिल का पूछ रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर दी गई है, तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर हो जाएगा। और अशफाक उल्ला खां का पूछे तो फैजाबाद हो जाएगा। राजेंद्र लाहाड़ी का पूछे तो कहाँ पर हो जाएगा? गोंडा हो जाएगा। नेक्स्ट, रोशन सिंह का पूछे तो कहाँ पर हो जाएगा आपका? रोशन सिंह का हो जाएगा इलाहाबाद। तो ये काकोरी कांड है, ठीक है। आपने पढ़ा है 9 अगस्त 1925 को, जिसमें सहारनपुर से आपकी ट्रेन जा रही थी खजाना लेकर के, और ये आपके 4 प्रमुख व्यक्ति हैं, इन्होंने इसको लूट लिया था। नेक्स्ट, इसी क्रम में आगे जो आपकी घटना है उसको देखते हैं। नेक्स्ट घटना है जी आपका साइमन कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट घटना कौन सी है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में देखेंगे। तो साइमन कमीशन आप पढ़ते हैं कि साइमन कमीशन की अगर नियुक्ति की अगर बात करें, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति आपकी हुई है 1927 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो भारत आप पढ़ते हैं साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब आपकी? 1927। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति आपका 1927 होगी। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया, अगर इससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो भारत आया जी 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। नेक्स्ट आगे, तो साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसका विरोध किया गया, ठीक है। और आप पढ़ते हैं कि साइमन कमीशन का जो सबसे अधिक विरोध है वो पंजाब में किया गया। पंजाब के एक प्रमुख व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। कौन थे प्रमुख व्यक्ति? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, ठीक है, घायल हो गए, क्योंकि लाठियों से बार बार इनके ऊपर प्रहार किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। प्रहार करने के बाद में कुछ दिन बाद आपका लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान किस क्रांतिकारी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। तो ये आपका याद रखना है। पंजाब में सबसे अधिक विरोध हुआ साइमन कमीशन का 1928 में, और सबसे अधिक विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट आगे, उसके बाद आगे पढ़ते हैं HSRA की स्थापना। HSRA की स्थापना, तो HSRA की जो स्थापना है ये आपकी 1928 में हुई। HSRA का मतलब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये इससे अलग अलग आपके शब्द बनते हैं। तो इसकी जो स्थापना है ये आपकी दिल्ली में की गई, और दिल्ली में 2 व्यक्ति हैं,
आपका एक तो भगत सिंह है और दूसरे जो व्यक्ति हैं भगत सिंह के साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद। तो इन दोनों के द्वारा HSRA की स्थापना की गई। वास्तव में तो प्रारंभ में ये HRA था, ठीक है, HRA की स्थापना 1924 में कर दी गई थी, लेकिन इसके 4 वर्ष बाद इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया S, यानी सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट की बात करें HSRA की तो आपको याद रखना 1928। नेक्स्ट नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आप देख रहे हैं, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आपका 1928। तो नेहरू रिपोर्ट आपका मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आपका पेश की गई और इसी कारण इसका नाम ही नेहरू रिपोर्ट 1928 है। इसमें भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देने की मांग और जैसे भाषा के आधार पर जो आपके राज्यों की मांग, तो ये कुछ आपकी बातें थी जो इसमें आपका नेहरू रिपोर्ट में कही गई थी। उसके बाद बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ और इसी सत्याग्रह के दौरान आप पढ़ते हैं जो वल्लभ भाई पटेल हैं, वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि है तो वो किसने दी थी, आपकी बारदौली की महिलाओं ने। तो क्वेश्चन आता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, बारदौली की महिलाओं ने। किस वर्ष दी थी, 1928। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस ये 1928 में हुआ और लाहौर षड्यंत्र केस में आपका जो लाहौर के आपके कप्तान थे, ठीक है, कप्तान सांडर्स की गोली मारकर इसमें हत्या कर दी गई, जिसके कारण आपका कि इसका मुख्य कारण ये था क्योंकि आपका जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी लाठी लगने के कारण, बाद में घायल हो गए, मतलब घायल हो गया और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद में इन्हीं का मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, सुखदेव, राजगुरु वगैरह, तो ये आपके इकट्ठा हुए और उन्होंने जो लाहौर का कैप्टन था या कप्तान आप कह सकते हैं, कप्तान, पुलिस कप्तान, तो उसकी गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी थी। तो ये होता है आपका लाहौर षड्यंत्र केस 1928। नेक्स्ट है दिल्ली असेंबली बम कांड। दिल्ली असेंबली बम कांड, ठीक है, ये आपका 8 अप्रैल 1929 में घटित हुआ दिल्ली असेंबली बम कांड। इसमें क्या है, 2 व्यक्ति हैं आपके। 2 व्यक्ति कौन कौन है, एक तो हैं जी भगत सिंह और भगत सिंह के साथ एक आपके हैं जी बटुकेश्वर दत्त। एक कौन है, भगत सिंह, और दूसरे कौन है, बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया, जब दिल्ली असेंबली में आपका पब्लिक सेफ्टी बिल पास किया जा रहा था 8 अप्रैल 1929 को, तो इन दोनों व्यक्तियों ने, जैसे ये आपके एक हॉल हो गया, तो पीछे ये जो आपकी खाली बेंच थी, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से सभा का आयोजन किया जा रहा था, तो इन खाली बेंचों पर इन्होंने बम फेंक दिया और बम के साथ ही कुछ पर्चे फेंक दिए जिसमें कहा गया था कि हमारा उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, केवल बहरों को सुनाना था। बहरों का मतलब यहाँ पे ब्रिटिश सरकार। तो ये होता आपका दिल्ली असेंबली बम कांड। अब नेक्स्ट घटना है जी आगे, दांडी मार्च। दांडी मार्च की अगर बात करें, ये किस वर्ष हुआ आपका, 1930 में। 1930 दांडी मार्च। तो दांडी मार्च 1930, ये देखेंगे ज़रा दांडी मार्च 1930 को। तो दांडी मार्च 1930 में जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोगों को नमक कानून बनाने का जो अधिकार है, ठीक है, कि नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा, तो उसके लिए दांडी मार्च किया गया। दांडी मार्च की अगर बात करें, दांडी मार्च, ठीक है, इसमें से जो फैक्ट बनते हैं, ठीक है, दांडी मार्च। तो दांडी मार्च की अगर बात करें आप, शुरुआत, दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई, तो दांडी मार्च की जो शुरुआत है ये 12 मार्च 1930 को किया गया। 12 मार्च 1930 को ये आपका शुरू किया गया था जी साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम में कहाँ से शुरू किया गया, अहमदाबाद से शुरू किया गया, अहमदाबाद। और इसमें शुरुआत तो ये हो गया, इसमें टोटल 24 दिन की यात्रा की और इसका जो अंत है, अंत आपका 6 अप्रैल 1930 को। कब हुआ जी, 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी और उनके साथ जो समर्थक थे, तो उन्होंने नवसारी में जाकर के नमक बनाया। नवसारी गुजरात में एक ज़िला पड़ता है और यहाँ पे आपका नमक कानून तोड़ दिया, तो इसे दांडी मार्च बोलते हैं। तो ये तो हो गया शुरुआत। शुरुआत कब हुई है जी, 12 मार्च 1930। कहाँ से हुई है, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से। अंत कहाँ पे हुआ है, 6 अप्रैल 1930 को, नवसारी गुजरात। अन्य जैसे आपके फैक्ट हैं, फैक्ट में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दांडी मार्च में
कुल कितने दिन लगे, कुल दिन, कुल कितने दिन की यात्रा है, तो कुल दिन की यात्रा है 24 दिन की। कितने दिन की यात्रा है जी, 24 दिन। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा जी कुल दूरी कितनी तय की इसमें, कुल दूरी, तो कुल दूरी अगर आपसे पूछ रहा है 24 दिन, ठीक है, 24 दिन ऐसे लिख देंगे, इसके बाद एक लगा देंगे, तो याद रखेंगे कितने मील की दूरी क्या थी, कितने मील की दूरी तय की है, 241 मील। और आपसे पूछा जाए, इसी में अगर पूछा जाए कि कुल कितने समर्थक थे, कुल कितने समर्थक, समर्थक अगर आपसे पूछ रहा है तो समर्थक थे इसमें 78। तो ये ध्यान रखना है दांडी मार्च से संबंधित। कुल दिन आपका पूछ लिया गया जी कि कुल दिन कितने आपके, 24 दिन। और आपसे पूछा जाए कुल दूरी कितनी थी, 241 मील। कुल कितने समर्थक थे इसमें, 78 समर्थक थे। महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन का आपका नेतृत्व किया, तो ये आपका दांडी मार्च कहलाता है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 में हुआ, और 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में, 5 मार्च 1931 में ये जो इस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच हुआ, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच हुआ गांधी इरविन समझौता। इस समझौते को हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली पैक्ट, दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। इसमें अभी तक जो आपके गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिभाग नहीं कर रही थी, तो इस में निर्णय लिया गया कि जो आगामी आपका गोलमेज सम्मेलन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो इसमें आपका कांग्रेस प्रतिभाग करेगी। तो इस सम्मेलन में एक आपका महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बाकी फिर गांधी जी ने भी ये शर्त रखी कि जो ऐसे आपके कारागार में डाले गए व्यक्ति हैं जिन पे खिलाफ कोई ऐसा हिंसात्मक कोई मुकदमा नहीं है, तो उनको जेल से रिहा कर दिया जाए। तो ये आपकी गांधी इरविन समझौते में आपकी बातें थी। आगे बढ़ते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट की अगर बात करें तो पूना पैक्ट आपका सितंबर 1932, सितंबर 1932 में, ठीक है, सितंबर 1932 में दो व्यक्ति हैं, एक तो है महात्मा गांधी और दूसरी तरफ है भीमराव अंबेडकर। इन दोनों के मध्य हुआ। इसमें जो आपकी प्रांतीय विधानसभा थी, प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभा, तो प्रांतीय विधानसभाओं में जो एससी वर्ग है, प्रांतीय विधानसभाओं में एससी वर्ग की जो आरक्षित सीटों की संख्या थी अभी तक थी 71, लेकिन इस समझौते के दौरान इसमें सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। यही आपका क्या कहलाता, आपका गांधी इरविन समझौता पूना पैक्ट 1932। तो याद रखना है पूना पैक्ट के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट आपको दे रखा है, नेक्स्ट आपको दे रखा है जी भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम ये आप पढ़ते हैं कब आया, 1935 में। भारत शासन अधिनियम कब है आपका, 1935। नेक्स्ट लाइन से भारत शासन अधिनियम कब है आपका, 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में ये भारत आया, और इसे आप पढ़ते भी हैं कि भारतीय संविधान का लगभग 75% जो आपका पार्ट है वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। क्योंकि भारत संविधान भी एक आपका एक संविधान ही है। इसमें जैसे आप पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम, तो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, तो अगर आपसे पूछे किस वर्ष भारत आया, 1935। फिर भारत शासन अधिनियम में 3 और आपको याद रखने हैं कि भारत शासन अधिनियम में कुल कितने आपके भाग थे, कुल कितनी अनुसूची थी, कुल कितनी अनुसूची थी, और कुल कितने अनुच्छेद थे, कुल कितने अनुच्छेद थे। तो अगर भाग आपसे पूछ रहा है तो भाग आप याद रखेंगे, इसमें कुल भाग थे आपके 14, अनुसूची पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे 10, और कुल अनुच्छेद अगर आपसे पूछ रहा है तो याद रखेंगे 321। ये भारत शासन अधिनियम। इसमें और भी बहुत सारी आपकी बातें थी। बहुत सारी बातों में जैसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है इसे बर्मा,
बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा। दूसरा ये था कि भारत में पूरे देश के लिए एक आपका संघीय न्यायालय स्थापित होगा। संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय या इंग्लिश में क्या बोल देते हैं आप, फेडरल कोर्ट। तो संघीय न्यायालय 1935 अधिनियम के माध्यम से 1937 में स्थापित किया गया। और संघीय न्यायालय की अगर बात करें कि इसके प्रथम जो आपके न्यायाधीश थे तो ये बनाया गया था आपका मैरिस गवेर। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मैरिस गवेर दिल्ली में स्थापित कर दिया जी। और उसके बाद में जब 1950 में, ठीक है, जब भारत देश गणतंत्र हो गया तो संघीय न्यायालय का नया नाम क्या कर दिया गया आपका, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी में भारत शासन अधिनियम 1935 में। इसी के आधार पर आपका भारत में पहली बार 11 प्रांतों में चुनाव कराने की बात कही गई। तो 11 प्रांतों में आपके फरवरी 1937 में आपके चुनाव कराए गए। फरवरी 1937, तो फरवरी 1937 में चुनाव कराए गए। टोटल कितने प्रांत हैं आपके, 11 प्रांत। 11 प्रांतों में आपके चुनाव कराए गए और 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में कांग्रेस पार्टी की अकेले सरकार बनी। 6 प्रांतों में। और 2 प्रांतों में कांग्रेस पार्टी की गठबंधन सरकार बनी। 2 प्रांतों में आपकी बनी है गठबंधन सरकार। और आपके जो 3 प्रांत हैं, 3 प्रांतों में अलग अलग दलों की सरकार बनी है। जैसे अगर आप पढ़ते हैं पंजाब की अगर बात करें, पंजाब, उसके बाद जैसे बंगाल की बात करेंगे, बंगाल में अलग है। और उसके बाद अगर बात करेंगे सिंध में आपका अलग दल है। तो इसमें देखेंगे किस किस की आपकी सरकार बनी है। पंजाब में पढ़ते हैं कि किसकी सरकार बनी, पंजाब में बनी थी आपकी यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार। और बंगाल में अगर पूछे, बंगाल में जो प्रजा कृषक पार्टी थी इसकी सरकार बनी। और आपसे पूछा जाए सिंध में किसकी सरकार बनी, आपके मुस्लिम लीग। तो ये ध्यान रखना है, किसकी सरकार बनी है, मुस्लिम लीग। उसके बाद में सरकार चलती रही और सरकार चलने के दौरान आपका द्वितीय विश्व युद्ध आया। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, जो भारतीय सैनिक थे तो भारतीय सैनिकों को कांग्रेस की अनुमति के बगैर आपको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध आप पढ़ते हैं 1939 से 1945 तक, ये आपका 6 वर्षों तक चला है। तो कांग्रेस ने इसी बात से नाराज़ होकर के कि जो भारतीय सैनिक हैं इनसे कांग्रेस पार्टी से अनुमति नहीं लिए, तो इसी के बाद में 28 महीने के शासन के बाद, ये भी पूछा गया है कि कितने महीने के शासन के बाद, 28 महीने के शासन के बाद अक्टूबर 1939 में आपका 8 प्रांतों की सरकार से इस्तीफा दे दिया। इसी के बाद में ये वाली जो कार्यवाही, इस्तीफा जब दे दिया, मुस्लिम लीग आपका बहुत ज़्यादा खुश हुई। और मुस्लिम लीग ने ये जो आपकी इस्तीफा देने की कार्यवाही है, इसी को आपका 22 दिसंबर 1939, ये याद रखेंगे जी, कब, 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस आप बोल देते हैं, या क्या बोल देते हैं जी, धन्यवाद दिवस। मुक्ति दिवस या क्या है आपका, धन्यवाद दिवस, इसके रूप में आपका बना है। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका कि मुस्लिम लीग ने धन्यवाद दिवस कब बनाया, 22 दिसंबर 1939 को। क्यों बनाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आपकी जो सरकार चल रही थी इससे इस्तीफा दे दिया था। तो ये आपका इसमें यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मुस्लिम लीग का धन्यवाद दिवस 22 दिसंबर 1939। इससे पहले है कि ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव कब हुए, 1937। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। इससे आगे आपका है अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो इसके लिए जो वर्ष आपका 1940, अगस्त प्रस्ताव ये आपका चंद्रवीर सिंह, ठीक है, चंद्रवीर सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, तो अगस्त प्रस्ताव उन्होंने पेश किया था। अगस्त प्रस्ताव की अगर बात करें कि इसमें क्या बातें थी, तो अगस्त प्रस्ताव में एक तो ये प्रमुख बातें थी कि इसी के आधार पर भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देने की इसमें बात कही गई। बाकी जैसे आपका मुस्लिम लीग है या जो आपके अल्पसंख्यक वर्ग हैं कि इनके लिए आपका अलग से प्रावधान किया जाएगा। इनको कुछ आपका जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी कि इसमें आपकी जो सीटें वो आरक्षित की जाएंगी। तो ये आपका अगस्त प्रस्ताव में बातें कही गई। उसके बाद में आपका पढ़ते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन एक विशेष व्यक्ति के द्वारा ये शुरू किया गया और इसमें कोई भी एक व्यक्ति है वो क्या करता था, इसमें जा कर के
एक स्थान निर्धारित करके तो अपनी जो गिरफ्तारी है वो ब्रिटिश सरकार के समक्ष आपका पेश करता था। इसे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन बोलते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की अगर बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन ये पवनार आश्रम पड़ता आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से शुरू किया गया। और पवनार आश्रम महाराष्ट्र से विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे ने आपका ये शुरू किया था। इसी में आप आगे बढ़ते हैं कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही आप किसको मानते हैं? विनोबा भावे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रथम के स्थान पर दूसरे सत्याग्रही पूछ लिए जाते हैं। तो दूसरे सत्याग्रही अगर इसमें पूछे तो दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना है आपको पवनार आश्रम व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940। उसके बाद देखते हैं जी क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन इसका जो आपका वर्ष आपका 1942। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? 1942। तो क्रिप्स मिशन आप देखते हैं, क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन आपका मार्च 1942 में भारत आया। और भारत आने के दौरान जो क्रिप्स मिशन था ये 3 सदस्यीय आपका मिशन था, जिसमें अगर अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स और 2 अन्य इसमें सदस्य थे। 2 अन्य सदस्य इसकी बात करते हैं तो एक था एवी अलेक्जेंडर और दूसरा था आपका पेंथिग लॉरेंस। एक है एवी अलेक्जेंडर और दूसरा था आपका पेंथिग लॉरेंस। तो ये अन्य सदस्य थे। इसके आधार पर भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देने की बात कही गई। लेकिन बाद में 2 आपके नेता थे, एक गांधी जी और एक आपके नेहरू, ठीक है। तो इसको अलग अलग आपकी संज्ञा दी गई। जैसे आपसे क्वेश्चन आता है कि पोस्ट डेटेड चेक, तो पोस्ट डेटेड चेक की जो आपकी संज्ञा है ये आपका क्रिप्स मिशन को किसने दी थी? गांधी जी ने। अगर आपसे पूछा जाए कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैश बैंक, तो इसकी जो संज्ञा है ये से दी थी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो ये क्रिप्स मिशन के बारे में हो गया। क्रिप्स मिशन आपका 1942। इसी मिशन के बारे में ये बोर्ड पर उल्लेखित नहीं है, ठीक है। इसी के बाद में एक आंदोलन चला, बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन है, ठीक है। आप सभी जानते होंगे भली भांति, लेकिन कुछ फैक्ट इसमें ऐसे हैं आप, ठीक है, जिनके बारे में नहीं जानते, तो वो देखेंगे। तो इसके बाद में एक आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें, ये 8 अगस्त 1942 में आपका शुरू किया गया। और इस आंदोलन के दौरान जो भारत के बड़े बड़े नेता थे उनको आपको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के दौरान ही, ठीक है, इस आंदोलन को एक नाम और आपने पढ़ा होगा कि अगस्त क्रांति के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है। तो अगस्त क्रांति की अगर बात करें तो याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। फिर क्या है भारत छोड़ो आंदोलन में से फैक्ट में 2 जरूर याद रखने आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ पे रखा गया है, मतलब कहाँ पे आपका नज़रबंद रखा गया। तो इसमें याद रखेंगे गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुणे में आपका स्थान पड़ता है, इसे बोलते हैं आगा खां पैलेस, यहाँ पे नज़रबंद किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू, ये पूछे हुए क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू को कहाँ पे रखा गया, तो इसमें याद रखेंगे अल्मोड़ा जेल, ये आपके उत्तराखंड में पड़ती है, यहाँ पे रखा गया। इसी में से भारत छोड़ो आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक आपका इसमें पढ़ते हैं कि जो रेडियो का प्रसारण है, रेडियो का प्रसारण प्रारंभ में तो 2 थे, एक थे बाबू भाई और एक महिला थी उषा मेहता। इनके द्वारा आपका नियमित रूप से किया जाता था। लेकिन फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको गिरफ्तार करने के बाद में एक और क्रांतिकारी व्यक्ति थे राम मनोहर लोहिया के द्वारा फिर नियमित रूप से रेडियो का प्रसारण किया जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन में इतना आप थोड़ा इसमें याद रखेंगे। इससे संबंधित 3 फैक्ट और हैं। जैसे आपसे पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन का जो आपका प्रस्ताव है, ठीक है, प्रस्ताव लिखा किसने, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का अगर प्रस्ताव अगर आपसे पूछ रहा है कि लिखा किसने है जी, प्रस्ताव लिखा। आपसे पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया। आपसे पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है इसका समर्थन किसने किया। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने लिखा है, प्रस्ताव लिखने की अगर बात करें तो प्रस्ताव लिखा था आपका अबुल कलाम आज़ाद ने।
ये इन्होंने लिखा। उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है किसने आपका प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और आपसे पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है इसको समर्थन किसने दिया था, तो समर्थन दिया था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये भी फैक्ट हैं भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए, इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, आगे देखते हैं जी। आगे जो आपका घटना है, ठीक है, ये इसमें उल्लेखित नहीं था, ये मैंने आपको बताया था 1942 की एक महत्वपूर्ण घटना है। नेक्स्ट है वेवेल योजना। वेवेल योजना, तो वेवेल योजना का अगर आप वर्ष बताएं, ठीक है, कि वर्ष क्या है, वेवेल योजना का वर्ष है 1945। क्या वर्ष आपका 1945। तो वेवेल योजना में याद रखेंगे इसका वर्ष क्या है 1945। 1945 जी। उसके बाद में जो वेवेल योजना है, वेवेल योजना में जो मुस्लिम लीग है या जो आपके अल्पसंख्यक वर्ग हैं तो उनको आरक्षित आपकी सीट देने की बात कही गई। फिर उसी के बाद में एक आपका सम्मेलन आयोजित हुआ, इसे बोलते हैं शिमला सम्मेलन। ठीक है, शिमला सम्मेलन ये आपका 25 जून 1945, 25 जून 1945 को इस शिमला में आयोजित किया गया। 25 जून 1945 को कहाँ पे आयोजित किया गया, शिमला। शिमला कहाँ पड़ता आपका, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आयोजित किया गया। और इस में आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या रखा गया, जो आपकी वेवेल योजना थी, तो वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए आपका शिमला सम्मेलन किया गया 25 जून 1945। आगे बढ़ते हैं इसी घटनाक्रम में। घटनाक्रम है कैबिनेट मिशन 1940। तो कैबिनेट मिशन 1940 ये भारत में आया 1940 में, क्योंकि 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए और आम चुनाव होने के बाद में वहाँ पे जो आपकी चर्चिल की सरकार चल रही थी, विंस्टन चर्चिल की, वो सरकार बदली और एक नई सरकार वहाँ पे आपकी बनी क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में। तो क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि हम जल्द ही भारत को आज़ाद कर देंगे, और आज़ाद करने के लिए ही उससे पहले एक प्रारूप तैयार किया और उस प्रारूप को बोलते हैं कैबिनेट मिशन 1940। कैबिनेट मिशन 1940 में भारत भेजा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भी आपका 3 सदस्यीय आपका एक मिशन था, आयोग था, जिसके अगर अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष थे इसके पैंथिक लॉरेंस। और अन्य सदस्य की अगर बात करें, अन्य सदस्य में एक तो था एवी अलेक्जेंडर और एक था आपका स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये अन्य सदस्य हैं, जो आपके क्रिप्स मिशन में थे वो ही हैं इसमें, लेकिन अध्यक्ष आपका चेंज हो जाता है। 1940 के आधार पर ही भारत में क्या है, इसी के आधार पर इसमें रख दिया गया निर्णय कि जो भारत के लोग हैं, भारत के लोग, ठीक है, भारत के लोगों के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा, ये बात इसमें कही गई। उसके बाद में इसमें ये भी रखा गया कि भारत में एक आपका संविधान सभा बनाई जाएगी, भारत देश के लोगों के द्वारा संविधान सभा। संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या है वो रखी गई थी आपकी 389, क्योंकि उस समय जो जनसंख्या थी वो थी आपकी 38 से 40 करोड़। और इसमें निर्धारित कर दिया गया कि संविधान सभा में जो एक सदस्य है, एक सदस्य की जो नियुक्ति है वो 10 लाख की जनसंख्या पर आपकी की जाएगी, इसलिए इनकी सदस्यों की संख्या कितनी थी आपकी 389। तो इसमें बातें कही गई थी। उसके बाद में कैबिनेट मिशन 1940 के आधार पर ही भारत में अंतरिम सरकार का आपका गठन किया गया कि जब तक भारत देश आज़ाद नहीं होता है तब तक आप कुछ समय के लिए अंतरिम सरकार बना सकते हैं। तो जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार का गठन ये 2 सितंबर 1940 में किया गया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और प्रधानमंत्री आपका जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अंतरिम सरकार में टोटल जो आपके मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या थी 15 थी। तो प्रारंभ में जो आपके सदस्य थे मुस्लिम लीग वाले वो इसमें शामिल नहीं हुए थे, लेकिन बाद में आपका मुस्लिम लीग इसमें आपका 26 अक्टूबर 1940, ये 26 अक्टूबर 1940 है, 26 अक्टूबर 1940 में इसमें शामिल हो गई और मुस्लिम लीग के इसमें टोटल 5 सदस्य आपके शामिल हुए अंतरिम सरकार में। इससे पहले जब मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग ने इसी का विरोध करने के लिए एक आपका दिवस बनाया कि जो हम इसमें शामिल नहीं होंगे, और उस दिवस को हम जानते हैं मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया, इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, या इंग्लिश में बोल देते हैं जी डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे। तो ये आपका बनाया गया। उसके बाद में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई 26 अक्टूबर 1940 में। उसके बाद जब सरकार चलती रही
तो फिर बाद में माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1947 को। इसी को हम 3 जून प्लान भी बोल देते हैं। 3 जून प्लान 1947 में प्रस्तुत की गई और इसी के आधार पर निर्णय कर लिया गया कि 2 देश होंगे, एक भारत होगा और एक कौन होगा, आपका पाकिस्तान। फिर बाद में इसी घटनाक्रम में आगे बढ़ते हैं कि भारत स्वतंत्र हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया 1947 में और उसके माध्यम से 2 देश आपके अलग कर दिए गए, एक आपका भारत और एक आपका क्या है, पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस बनाता है 14 अगस्त 1947 को और भारत अपना बनाता है 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त वाली जो डेट है ये भी आपका लॉर्ड माउंटबेटन ने निर्धारित की थी। ठीक है, तो और भी अन्य देश हैं, जैसे आप पढ़ते हैं कि कांगो है, कांगो का जो आपका स्वतंत्रता दिवस है वो भी 15 अगस्त है। नेक्स्ट आपका जो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उनका भी स्वतंत्रता दिवस आपका क्या है, 15 अगस्त है। तो ये डेट आपकी निर्धारित की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो ये हमारी प्रमुख घटना थी और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन थे। इसमें लगभग जो आपका आधुनिक भारत से महत्वपूर्ण घटनाक्रम है लगभग वो सभी पूर्ण कर लिया गया है। तो ये पीईटी के लिए अब आपके अच्छे क्वेश्चन साबित होंगे और पीईटी के लिए इसमें से ज़रूर आपके क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, इसी उम्मीद से वीडियो बनाई गई है। तो आप इसी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। ठीक है, अभी हमारी ये आपकी वीडियो, इसी क्रम में हम और भी आपको वीडियो देते रहेंगे। तो हमारा थोड़ा सपोर्ट करेंगे सभी और वीडियो को आप शेयर करते रहेंगे और अकेडमी प्लस जो आपका अपना चैनल है इसे सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।